हेलो दोस्तों, 91.2 NIVH हलूदून से मैं हूँ आरजे जेनिफर और मेरे साथ हैं चेतना भोला मैम। हर साल 18 जून को ऑटिज़म के साथ जीवन जीने वाले लोगों को सम्मान करने के लिए और साथ ही उनके लिए एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम मनाते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ऑटिस्टिक व्यक्ति का बिहेवियर और उनके बातचीत करने के तरीके पर असर पड़ता है। इसी बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एज अ स्पेशल गेस्ट मौजूद है अंबिका मैम, ज्योति स्पेशल स्कूल ऋषिकेश की प्रिंसिपल हैं, साथ ही 2 स्पेशल किड्स की स्पेशल मॉम भी हैं। सो नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन में। थैंक यू सो मच जेनिफर एंड नमस्कार आप दोनों को एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो जैसे जेनिफर ने बताया, मैं एक स्पेशल मदर हूँ। आई हैव 2 सन्स ऑन द ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मेरा बड़ा बेटा 15 साल और छोटा बेटा 10 साल का है। सो उन्हीं के साथ मैंने ऑटिज़म को बहुत एक डीपर लेवल में समझा है और अंडरस्टैंड किया है, और उन्हीं की वजह से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, सो दैट मैं और पेरेंट्स और बच्चों को रीच आउट कर सकूँ। जो जर्नी मैंने जी है और कहीं ना कहीं उन लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, और जो दिक्कतें चैलेंजेस मैंने अभी तक फेस किए हैं उनकी जो नए पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट और हेल्प अपने लेवल पे प्रोवाइड कर सकूँ। सो मेरा यही इस जर्नी का मेन उद्देश्य है। एंड डेफिनेटली ऑटिज़म काफ़ी एक चैलेंजिंग डिसेबिलिटी है जिसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है बिकॉज बढ़ती हुई उम्र में ये डिसऑर्डर आइडेंटिफाई होता है और धीरे धीरे उसके चैलेंजेस हमें पता चलते हैं। जी, मोस्टली बच्चों में, लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। लड़कियों के हिसाब से रेशियो जो देखा गया है 1 in 64 का रेशियो अभी है इंडिया में। सो इस तरीके से ये चैलेंजिंग डिसेबिलिटी हम देख सकते हैं बच्चों में। जी मैम, जैसे आपने कहा कि आपके खुद के चिल्ड्रन भी ऑटिस्टिक हैं, तो आपने कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स देखे हैं ऐसे बच्चों में जो कॉमनली हैं हर किसी में ना? देखिए, ऑटिज़म के कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई एक बेसिक लेवल पे करते हैं बिफोर हम एक क्लिनिकल उसका असेसमेंट करवाएं। तो सबसे पहले बच्चे में जो आई अटेंशन होता है वो बिल्कुल कम पाया जाता है। मतलब आई कांटेक्ट नहीं करते हो? काफ़ी हद तक बहुत कम करते हैं। वॉइसेस को कम समझ पाते हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर आता है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। समाज से जुड़ने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमें एक रेड फ्लैग, ये जो कंसर्न्स हैं दिखते हैं। ऑल्सो उनके अपने सेल्फ प्ले होते हैं, वो ज़्यादा सोशलाइज़ करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बट उनका ये एक ट्रेट है। ऑटिज़म में ये दिखाई जाता है कि उन्हें कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन और बिहेवियर चैलेंजेस, ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो अर्ली डिटेक्शन इसी से पता चलता है, और इसीलिए हम लोग सभी को गाइड करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि छोटे लेवल पे ही अगर हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं उसकी डिसेबिलिटी में, ऑटिज़म को जिस तरह से हेल्प कर पाएँ उस बच्चे के लिए, तो उससे बच्चा बहुत बहुत प्रोग्रेस कर पाता है इनिशियली। और जो पेरेंट्स हैं, केयर टेकर्स हैं, उन्हें डिसेबिलिटी के बारे में समझाना, किस तरीके से बच्चे को साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज़ेस से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम इसे छोटे लेवल पे ही बता दें तो बच्चे को बहुत सपोर्ट मिलता है। मैम, थेरेपी पर बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि सिम्टम्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार और आम भाषा में अगर हम उन सिम्टम्स को समझना चाहें तो और क्या सिम्टम्स है? कुछ तो आपने बताया कि लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, और आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे मेन सिम्टम्स आएंगे, देखिए, एक तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, ये एक मेजर सिम्टम दिखता है। देन हाइपर एक्टिविटी अगेन अब बहुत मेजर सिम्टम है। बच्चा रनिंग अराउंड करेगा, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, अटेंशन डेफिशिएंट होगा, ठीक है, और टू रनिंग होगी। इस तरीके से मेजर सिम्टम्स इतने ज़्यादा जो हमें दिखते हैं, उसकी वजह से हमारा एक रेड फ्लैग जो आता है। सो कम्युनिकेशन, सेंसरी ओवरलोड्स, बच्चा अचानक से रोने लगेगा, अचानक से चिल्लाने लगेगा, तो ये उनके मेल्टडाउन्स होते हैं जो, और हम अगर डिटेल में ऑटिज़म को समझते हैं तो हमें पता चलता है क्यों और कैसे फैक्टर्स से आता है। और जैसे कि हमारे सेंसेस हैं,
तो 5 सेंसेस हैं, बाकी हमारे जो प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर सेंसेस भी हैं। ये बच्चों को, ये जो बच्चे होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। अब हल्का सा एक क्लिक ऑफ द पेन भी है मैम, तो ये इनको इतना ज़्यादा सुनाई देता है कि वो बार बार अपने ईयर्स कान बंद करने लगते हैं। तो ये इस तरीके से एक छोटे बच्चे में अगर ये सिम्टम दिखते हैं, और मैम इसी पॉइंट पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल क्योंकि गूगल इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में आ गया है कि हर पेरेंट कई बार गलत भी अपने घर में बैठ के सोचता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा हाइपर है, कहीं ऑटिज़म तो नहीं। क्योंकि मुझे कई कॉल्स ऐसे पेरेंट्स के भी आते हैं। सो मुझे ये भी कहना है कि पेरेंट्स प्लीज़ टेक अ मेडिकल एडवाइस, अपने बच्चे को प्रॉपर असेसमेंट करवाइए एंड तब उसमें देखिए कि उसमें अगर सिम्टम है तो। और बहुत ज़्यादा टैगिंग अगर ऑटिज़म भी है तो ये मत सोचिए कि बस बच्चा आप कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ ऐसा हो गया है। कब अलार्मिंग होता है, कब लगना चाहिए पेरेंट्स को कि कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं चल रहा है? देखिए, जब डिलेड माइलस्टोन्स हो, बच्चा हम कहते हैं ऑटिज़म में 1.5 साल से डिटेक्ट होने लगता है। आजकल 12-12 महीने के बच्चों में भी हम लोग पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। सो ये हम लोग की रिक्वेस्ट है कि आप 1.5 साल में अगर आपके माइलस्टोन डिलेज़ हैं, जैसे मेरे बच्चों में बोलना नहीं आया, मेरा जब फर्स्ट बॉर्न था बड़ा बेटा, तो हम एक नॉर्मल पेरेंट होते हैं, हमें डिसेबिलिटी का उन्हें कुछ पता होता नहीं था। तो जब 3.5 साल का वो हो गया, मैंने उसे स्कूल में डाला। अब वो चलता नहीं था, 2.5 साल के बाद वो चला है। तो 3.5 साल में जब वो स्कूल गया तो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल ने बोला कि इसके अलग ट्रेट्स है, बिकॉज़ वो क्लास में नहीं बैठता था, वो स्पिनिंग करता था क्लास के पर्दों के साथ, एंड बिल्कुल वर्बल नहीं था, अटेंशन नहीं देता था, पढ़ नहीं पाता था। तो ये हमें सिम्टम्स लगे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार इसे डॉक्टर को दिखाइए। फिर मुझे पता चला कि क्या क्या, और डॉक्टर्स के साथ भी मेरे साथ ये था कि बिकॉज़ उस टाइम पे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी मैम, मतलब बहुत कम थी। मुझे डॉक्टर्स ने भी काफ़ी मिसगाइड किया। इनिशियली बोला कैल्शियम की कमी होगी बच्चे में, या बच्चा अभी चल नहीं रहा, चल लेगा, बहुत टाइम बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद मैम आफ्टर 3.5 years मुझे एक डॉक्टर ने ऑटिज़म वर्ड लिख के दिया। सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी पॉइंट था। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा और दिल्ली वगैरह अप्रोच किया, हम डॉक्टर्स पे गए, मिले, तब मुझे समझ आया। पर जब मेरे छोटे वाले को मैम आइडेंटिफाई हुआ तो वो सिर्फ 1.5 साल का था। 1.25 साल में मुझे लगा इसके भी डिलेड माइलस्टोन है, जो मुझे मेरी फैमिली ने बोला कि तुम इतना ज़्यादा ऑटिज़म में डूब गए कि तुम्हें सिर्फ लग रहा है। देन मैम मैंने इसका देहरादून लेवल पे जब असेसमेंट करवाया तो देहरादून की टीम ने भी मुझे मना किया कि इसको असेसमेंट में डायग्नोस नहीं हो रहा है, लग नहीं रहा ऑटिज़म है, वो सिर्फ बिकॉज एल्डर वन इतना अच्छा नहीं है तो वो भी डेवलपमेंट में कहीं डिलेड है। बट मैम जब मुंबई से एक टीम आई तो मैम इसका फिर स्टडी करके उन्होंने बोला यस मदर इज़ राइट, उसको है ऑटिज़म ट्रेट्स। एंड देन देहरादून की टीम को भी उन्होंने एक गाइडेंस दी कि इस तरीके से डायग्नोसिस होना है। क्योंकि मैम हम लोग सिर्फ इसी चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं कि बच्चा अगर बड़ा हो गया 5 साल 7 साल तो मैम वो एक लर्निंग एज इतनी ज़्यादा निकल जाती है कि बच्चे में और बिहेवियर चैलेंजेस आ जाते हैं। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैम जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे में ऑटिज़म है तो हाउ आर दे सपोज टू टेक केयर एंड हाउ आर दे सपोज टू सपोर्ट द चाइल्ड? क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग पेरेंट्स ऑफ कोर्स शैटर्ड हो जाते हैं। मैं खुद ही, जब मेरा छोटा बेटा भी डायग्नोस हुआ था, मैं कम्प्लीटली शैटर्ड हो गई। तो आप अपने इमोशंस को डेफिनेटली एक अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज चैलेंजिंग दुख तो है ही। बट अगेन आप हमेशा के लिए रोते नहीं रह सकते, आपको अपने बच्चे के लिए सपोर्ट तो बनना ही है। आपको एक्सेप्टेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है मैम। मैंने देखा है पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स डिनाइल में रहते हैं, अगर दोनों नहीं तो दोनों में से एक पेरेंट, स्पेशली द फादर्स। कभी कभी कुछ मदर्स भी हमारे सामने ऐसी आई हैं मैम, दे आर इनटू कंप्लीट डिनाइल कि नहीं बच्चे में है ही नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा, हमें लग रहा है ऐसा। सो आई थिंक बेस्ट वे पेरेंट को ये करना चाहिए कि सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर से देखा कर पूरा उसका असेसमेंट कंप्लीट थरो करके, अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि बच्चे में ऑटिज़म है या कोई भी मैम ऑटिज़म से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ADHD भी आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो उस चीज़ को पहले मैम अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज़। मुझको सबसे ज़्यादा लगता है कि नॉलेज ऑफ द डिसेबिलिटी एक केयर टेकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अपने आप को एजुकेट करे हम अपने बच्चे को सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। और थेरेपिस्ट हैं आजकल, बहुत अवेयरनेस है, थेरेपिस्ट काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सी चीज़ें मैम इंडिया में आ गई हैं।
उसको समझिए, उसे पढ़िए, अपने थेरेपिस्ट से सपोर्ट लीजिए और ख़ुद भी मैम नॉलेज गेन करें। मतलब अपने आप को हेल्पलेस मत समझिए कि अब ये डिसेबिलिटी आ गई, अब क्या होगा, कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा। बिकॉज़ आजकल मैम बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है, बहुत सारे सेंटर्स प्राइवेट लेवल पे भी खुल गए हैं और चीज़ें हैं मैम। आजकल इंक्लूजन के लिए भी हम स्कूल्स में भी बहुत फ़ाइट है हम लोग की, और स्कूल्स भी आजकल काफ़ी हद तक ऑटिज़म को समझते हुए बच्चों को अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेटर है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हुए, इसको समझते हुए इन चैलेंजेस पे काम करिए। जब घर में पता चला, क्या घर में एक्सेप्ट हुआ? अभी तो आपको पता चला या डॉक्टर्स ने? पहले तो आपको ही बहुत देर में पता चला कि बच्चे को इस तरह से ऑटिज़म है, और फिर उसके बाद फैमिली ने क्या बोला? हस्बैंड का क्या इस पर रुख था? देखिए एक फ़ादर के लिए इट इज़ वेरी टफ़ टू बी फ्रैंक, है ना, एक्सेप्ट करना। तो मोस्टली फ़ादर्स डिनाइल में ही रहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को ऐसा देखते हैं कि वो मतलब लाइफ लॉन्ग हमारा एक सपोर्ट बने। सो मेरे साथ भी वही चैलेंजेस आए, दो मैं उन्हें समझा पाई, बिकॉज़ हम लोग इकट्ठे बड़े वाले के साथ जब हमारा हुआ तो हम लोग खुद ही दिल्ली वगैरह जाते थे साथ में, हमें था कि क्या डिसेबिलिटी है, क्यों हुआ। बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल आ जाता है लोगों में, तो वो मेरे हस्बैंड में भी मुझे देखा, बट सपोर्ट किया। माओ को कितना सुनना पड़ता है? देखिए मदर्स इंडियन सोसाइटी में मुझे लगता है कि बीइंग अ मदर इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। हर तरीके से हमें काफ़ी प्रेशर मिलता है, और अगर आपके पास एक बच्चा वो भी स्पेशल नीड्स है तो आप बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ ऑटिज़म एक ऐसी डिसेबिलिटी है, आप उसको रेगुलर बच्चे की तरह ही देखते हो। जब वो बच्चा जब तक चुप है, क्वाइट है, आपको लगेगा अरे ये तो बच्चा, जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना, बिकॉज़ कम्युनिकेशन में बच्चा रुकता है। तो जो नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं वो सोचती हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, शायद मदर ने ध्यान नहीं दिया या मदर मोबाइल पे इतना ज़्यादा रह गई। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है मैम फॉर अ मदर। बिकॉज़ मैंने अपने साथ भी, जब अभी मदर्स आती हैं तो थोड़ा तो मुझे मदर की काउंसलिंग ही करनी पड़ती है, बिकॉज़ मुझे लगता है उसकी मेंटल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे में डिसेबिलिटी सुनना इट्सेल्फ डिफ़िकल्ट, ऊपर से समाज आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, एंड फैमिली स्पेशली। तो मुझे लगता है कि मदर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो बच्चे को थेरेपिस्ट पे जा रही है, थेरेपिस्ट भी उसको एडवाइस दे रहा है, फिर वो घर आ रही है, और घर में उतना सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता बिकॉज़ मैम ऑटिज़म, अगर हम फिर भी बोलें कि हम अब्रॉड में होते तो बहुत कुछ है, बिकॉज़ इसमें डाइट भी डिफरेंट देनी पड़ती है, इसमें थेरेपीज़ है ना, इसमें एक रूटीन में बच्चा रहता है, तो एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ एक मदर को बच्चे के साथ जीनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मैं इसमें अपने आप को ये बोलती हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है आई एम प्रिविलेज, बिकॉज़ मुझे इस लाइफ से बहुत बेनिफिट भी मिला है। बिकॉज़ अब दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं, तो मेरी पूरी एक दिनचर्या उन्हीं के अकॉर्डिंग और उन्हीं के प्लान्ड वे से चलती है। तो एक रूटीन बहुत ज़्यादा इन बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, तो वो इंडियन सेटअप्स में करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप किसी इन लॉज को या ओल्ड एज लोगों को बताओगे नहीं ऐसा नहीं करना, आपको उस बच्चे को ये सेंसरी इशू रहा, तो वो सोचते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से समझ के आ गए हैं, और इतनी अवेयरनेस है नहीं हमारी सोसाइटी में। अवेयरनेस बहुत। और मैम ये तो मैं सिर्फ सिटीज़ की बात कर रही हूँ, रिमोट एरियाज़ का तो और भी बुरा हाल है। मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स हमारे बच्चों के लिए यूज़ होते हैं कि वो बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना। दे जस्ट गिव अप, उनको बोलते हैं बस ये अभी जीवन भर ऐसे ही रहेगा। तो और मैम इनिशियल जो हमारा टाइम होता है, आपने कई बार सुना भी होगा सोसाइटीज़ में ये होता है, फैमिलीज़ में, कि अरे वो बच्चा बहुत लेट बोला, तुम्हारा बच्चा भी लेट बोलेगा, कोई बात नहीं वेट करो। तो वेटिंग मैम इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे मेरा भी बेटा 3.5 में हुआ, तो मतलब देखिए डिटेक्शन इतना लेट है, काफ़ी टाइम मैंने भी उसका मिस कर दिया ना। तो ये बहुत मैम हम लोग के लिए मुश्किल है ये चीज़ें, चैलेंजेस फेस करना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप इतना ओपनली आके इस बारे में आप बात कर रहे हो बीइंग अ मदर। हमें अब बात करनी चाहिए, बिकॉज़ मैम कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं मैम, कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ जाते हैं। एंड मैंने अपने साथ भी देखा है कि हम नॉर्मल लोगों के साथ इसलिए नहीं जेल अप होता है बिकॉज़ हमारी लाइफ इतनी डिफरेंट है, एंड डिसेबल्ड बच्चों के साथ मैम वैसे ही हम पजल्ड अप होते हैं। और कहीं ना कहीं समाज सोचता है यार इनकी लाइफ तो डिफरेंट है, तो ये हमारे से जेल अप हो ही नहीं रहे हैं,
तो वाई टू लेकिन आप एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण, आप एक रोल मॉडल हैं और आप एक एनजीओ को लीड कर रहे हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं आप, और आई एम श्योर मैं आपके बच्चों से मिली नहीं हूँ पर वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपको आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखकर ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ना जलप होने का और ना मिलने का कोई रीज़न नहीं लगता है। बिल्कुल दैट इज़ देयर, बट मैं अपने बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ कि मैंने उनको और कुछ नहीं, दोनों ही नॉन वर्बल हैं, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं वैसे तो मुझे देहरादून में काफ़ी सेंटर्स ने सपोर्ट किया, बट मैम कहीं ना कहीं हम लोग अभी मेट्रोपॉलिटन के लेवल पे नहीं आए हैं। जो एडवांसमेंट, जो थेरेपीज़ हमें बाहर मिल जाती हैं वो हमें उतनी नहीं मिल पाई देहरादून में और इन उत्तराखंड। तो बट मैंने अपने लेवल पे बस अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बहुत बनाया। मैंने कभी उनको ये नहीं शो होने दिया कि, या उन्हें फ़ील करने दिया कि दे आर डीलिंग विद द डिसेबिलिटी। और सेम मैं अपनी फैमिली के लिए भी स्टैंड अप करती हूँ उनके लिए, कि वो भी कभी उन्हें सिंपैथी या दया या बिल्कुल उस भावना से ना देखें। बिल्कुल। अब फैमिली भी ट्रेन हो गई होगी। हाँ मैम, अभी अब वो भी कंडीशनिंग हो गई है उनकी काफ़ी हद तक। हाँ, क्योंकि वो देखते हैं जिस तरह से मैं उन्हें सिखाती हूँ, जैसे मैं रूटीन में रखती हूँ, तब उन्हें समझ आता है। बट फिर भी मैम कहीं ना कहीं हम लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ चलो स्पेशल हैं तो पेरेंट्स ही ध्यान रख लेंगे। बट मुझे लगता है कि मैम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। कुछ पेरेंट्स मैम ऐसा भी करते हैं कि थोड़ा कन्फाइड हो जाते हैं कि यार हमारे बच्चे स्पेशल हैं तो चलो हम किसी से मिले ना या बाहर ना जाए। तो मैम ये एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इशू उनके पास लेटर स्टेज में हो जाता है, बिकॉज मैम एवरीबडी नीड्स अ सपोर्ट सिस्टम। सो मेरे लिए आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास थेरेपिस्ट मैम बहुत अच्छे थे देहरादून में, देहरादून एज वेल एज अराउंड, है ना, अराउंड दिल्ली एनसीआर। बट फिर भी देहरादून वाले थेरेपिस्ट ने मुझे बहुत मेंटली बहुत सपोर्ट किया एंड दे ऑलवेज इनकरेज मी। एंड देन मैम मैंने अपना एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाया जो मेरे हेल्प्स थे, जो बच्चों के साथ कभी, क्योंकि मैम हमेशा हम कम्प्लीटली 24 घंटे बच्चे को नहीं दे सकते, बच्चा भी हमसे परेशान होता है और हम भी। और मैंने देखा कुछ मदर्स मैम इतना ज़्यादा ऑटिज़म में डूब जाती हैं कि फिर उन्हें लगता है कि ऑटिज़म के अलावा कुछ लाइफ नहीं है, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द मदर एज वेल। तो बच्चे को भी आप रेगुलर एनवायरनमेंट ले जाइए। मैं हमेशा उनको मॉल्स एंड चाहे वो कितना भी कम सोशल, यस मैम, कितना भी, क्योंकि मैम इंक्लूजन बिगिंस एट होम। अगर आप बाहर जाके एक प्रिंसिपल, एक रेगुलर स्कूल के प्रिंसिपल को बोल रहे हो हमारे बच्चे को इंक्लूड करो, तो पहले आप भी उस बच्चे को हर जगह ले जाके सोसाइटी में इंक्लूड कराएं। मेरे मोस्टली सारे फ्रेंड्स दे नो अबाउट माई किड्स एंड दे हैव सीन माई किड्स। तो मैं उनको हमेशा क्लब्स भी ले गई हूँ, इस तरीके से आर्मी पार्टीज़ में ले गई हूँ। तो पीपल नो अबाउट ऑटिज़म एंड दे आर वेरी फाइन विद इट, मतलब जो मेरे सराउंडिंग। बिल्कुल मैम, आपने कॉमनली कैसी मिथ्स सुनी है रिगार्डिंग ऑटिज़म ना? देखिए सबसे ज़्यादा तो ऑटिज़म में एक तो बैड पेरेंटिंग का बहुत रहता है कि अरे बच्चे पे ध्यान नहीं दिया होगा, बच्चा तभी इतना चंचल है, इतना एंग्जाइटी, गुस्सा क्यों कर रहा है, मतलब दे आर क्लूलेस कि कभी कभी पेरेंट भी नहीं समझ पाता है ना मैम। जैसे बच्चे नॉन वर्बल हैं, कम्युनिकेट बहुत कम करते हैं, तो अचानक से उनमें कुछ इश्यूज़ आना, उन्हें कुछ चीज़ पुरानी याद आ गई, कुछ है, बहुत सारी चीज़ें मैम। ऑटिज़म इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर देखा जाए तो। सो ये मिथ बहुत रहता है कि इट्स अ बैड पेरेंटिंग। मुझे भी इनिशियल टाइम में जब मैं किसी फंक्शन में, पार्टी में बच्चे ले जाती थी, वो बेचारे सेंसरी ओवरलोड हो गया, कुछ नॉइज़ हो रही है शादियों में, तो हमेशा हर कोई मुझे बोलता था व्हाई डोंट यू मतलब ट्रेन देम, तुमने उनको सुलाया नहीं होगा ठीक से या उसके टॉयज़ नहीं लाए। इस तरीके से एडवाइसेस हमें शुरू से ही मिलती आई हैं बैड पेरेंटिंग के लिए। एंड और मैम ये भी देखा गया है कि जैसे जनरली लोग बोलते हैं एक स्पेशल चाइल्ड है तो उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है एक पेरेंट के लिए कि हाँ भाई अगर बच्चे को ऑटिज़म है तो कुछ स्पेशल ही होगा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ ज़रूरी नहीं है मैम कुछ स्पेशल हो, ही कैन बी अ रेगुलर चाइल्ड, है ना। बिल्कुल मैम, जैसे हम थेरेपीज़ के बारे में काफ़ी सुनते हैं, सो हाउ इफ़ेक्टफुल इट इज़, हाउ इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होता है क्या बच्चों में? डेफिनेटली होता है। देखिए ऑटिज़म इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी 2 दिन में ठीक हो जाए, फिर भी इट इज़ अ स्पेक्ट्रम।
तो इसके 3 लेवल्स हैं। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज माइल्ड, मॉडरेट, हाई फंक्शनल। अभी इसको लेवल्स में डिवाइड कर दिया 1, 2 एंड 3। सो जो फर्स्ट लेवल है वो मतलब हाई फंक्शनल है, जो बहुत अच्छा, जिनको सपोर्ट बहुत कम चाहिए। सो थेरेपीज़ इसलिए हेल्प करती है बिकॉज जैसे अगर बच्चा है वो बहुत ज़्यादा उसके सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर उसको विजुअल चाहिए, उसको देखने वाली चीज़ें, लाइट्स एंड साउंड ज़्यादा चाहिए, तो थेरेपीज़ के थ्रू हम उसको वो इनटेक बढ़ा देते हैं ताकि वो रेगुलर लर्निंग अपनी अच्छे से कर पाए। अगर उसको वो चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना फूड फॉर बॉडी, तो उसका वो फूड है, तो थेरेपीज़ हम लोग इसलिए देते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव, उसको जंपिंग कराना, एक जगह पे बीन बैग में करना, रिलैक्स करके उसको डीप प्रेशर्स देना। ये डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जो बच्चे के साथ काम करती हैं। अब जैसे स्पीच थेरेपी है, बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसको ओरोमोटर इश्यूज़ हैं, है ना, उसको एक्सरसाइजेस देना माउथ के अराउंड, तो ये टेक्निक्स हैं जो सक्सेसफुल हुई, या डेफिनेटली, और वो उसको चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसे थेरेपीज़ नहीं दोगे, देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। तो थेरेपीज़ के बिना इम्प्रूवमेंट सोचना ऑटिज़म में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और थेरेपीज़ के साथ साथ बच्चे, पेरेंट्स भी धीरे धीरे सीख जाता है बच्चा डील कैसे करना है बच्चे को, तो वो ओवरऑल एक केयरटेकर को बहुत बेनिफिट होता है उससे थेरेपीज़ करवा के सीखना खुद भी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे पेरेंट्स को हमेशा चीज़ों को और सीखना चाहिए, जानना चाहिए डिटेल में। कोई भी नई टेक्निक आ रही है, बट हाँ उसकी अच्छी जानकारी कि ऑटिज़म इज़ नॉट क्योरेबल, है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। बट कई लोग क्लेम करते हैं स्टेम सेल थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी। सो एक बार कंप्लीट नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट के लिए। हाफ नॉलेज बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए, बिकॉज बच्चा कंफ्यूज्ड है, पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है, तो वो बड़ा दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को तो शायद पता ही नहीं होता ना व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट इज हैपनिंग विद देम। बट जब बच्चा बड़ा होता है ना मैम, तो धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करने लगता है कि देयर इज सम लैक इन हिम और हर, और जो कहीं ना कहीं उसमें ऑटिज़म है। तो वो धीरे धीरे फिर अपने तरीके से अपने आप को संभालना सीखता है। वो हमें उस एज में उसको सिखाना पड़ता है, ये तरीका होता है इसमें। तो मैम जो आप आज जैसे ऑटिस्टिक प्राइड डे है, तो ऑन दिस ओकेशन आप पेरेंट्स को या जो सोसाइटी में लोग हैं इन सब के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? देखिए मेरा मैसेज हमेशा से रहा है कि देयर शुड बी मोर अवेयरनेस, इंक्लूजन। बिकॉज़ जब तक हम यहाँ पे शोज़ करें या प्रोग्राम्स करें ऐसे इवेंट्स में और इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दें, सो वो हमारा एम कंप्लीट नहीं हो रहा। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारे कंट्री में भी, हमारे स्टेट में भी, हमारी अपनी सिटी में भी, सोसाइटी में भी चीज़ें और इंक्लूडेड हों। मतलब स्कूल्स की हम बात करें, हम डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे यू आर वर्किंग एज रेडियो जॉकी, वी आर सो प्राउड ऑफ दिस थिंग, यू नो, आपके सेंटर, आपके जो टीम है। सिमिलरली हम अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्लेस देखना चाहते हैं। हाउएवर चैलेंजिंग इट इज़, वी अंडरस्टैंड, बट हम भी कोप अप कर रहे हैं एज अ पेरेंट, एज अ प्रोफेशनल। हम भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उस बच्चे को सेटल डाउन कर सके। बट डेफिनेटली सोसाइटी को भी उसे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमारा मेन ये है कि यंग पेरेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी मोर अवेयर, अपना नॉलेज गेन करिए डिसेबिलिटी के बारे में, डरिए मत। हर चीज़ का सल्यूशन है ना, चिंता नहीं चिंतन इज़ ऑलवेज़, आई बिलीव इन, कि हमेशा एक गहरा चिंतन कीजिए किसी भी डिफ़िकल्टी में। देखिए लाइफ है, लाइफ में चैलेंजेस सबके हैं। सिमिलरली अगर आपका ऑटिस्टिक बच्चा है तो हर एज में डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस आएगा, जब वो एडल्ट होगा, जब वो छोटा होगा, है ना। तो उसको समझिए, उसके इश्यूज़ को डिस्कस कीजिए थेरेपिस्ट से, हर चीज़ से, और अवेयरनेस लाइए, इंक्लूजन लाइए। और ऐसी मैं सोसाइटी से ही बोलना चाहती हूँ, स्पेशली द स्कूल्स हु आर रनिंग इंक्लूजन सेंटर्स, ऐसे ही हम मैं चाहती हूँ और स्कूल्स भी थोड़ा थोड़ा एक सपोर्ट सिस्टम इन्वायरमेंट भी करिए अपने स्कूल्स में। बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकिंग द स्टेप्स, उन्होंने ऑलरेडी इंक्लूजन स्टार्ट करवा दिया है, बट कहीं ना कहीं हम लोग ग्रास रूट लेवल पे उतना हो नहीं पा रहा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चे भी इंक्लूडेड हों। हम भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देना चाहते हैं। और सिमिलरली जो सोशलाइजेशन बच्चे का रहता है, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, दे शुड आल्सो ट्रीट द चिल्ड्रन एज रेगुलर एज देयर ओन, है ना। यस डेफिनेटली, बिकॉज जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो टर्म हमारा इंटरनेशनली हुआ है, उसमें यही है कि पर्सन कम्स बिफोर द डिसेबिलिटी एक्चुअली। सो आई थिंक अभी हम सबको एक डीपर लेवल पे, नॉट ओनली इन टॉक्स और यू नो डेज,
हमें रेगुलरली इसको बहुत नॉर्मलाइज व्यवहार में भी आए कि पहले इंसान है, हाँ, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। तो ये है मैम कि डरना नहीं है, सिर्फ हिम्मत से आगे बढ़ते रहना है, एंड दैट वे वी विल विन वन डे। डेफिनेटली। तो मैम जब रिसर्च आपके ऊपर मतलब आपकी प्रोफाइल जब मैं गो थ्रू कर रही थी तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड मूवमेंट थेरेपी, सो व्हाट इज़ दिस, आप इसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं प्लीज़? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बच्चों के बारे में पढ़ रही थी, ऑटिज़म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, तो ऐसे मैं बहुत सारे कोर्सेज करती रहती थी। सो दे केम ऑटिज़म मूवमेंट थेरेपी। सो मैंने जब ये डिटेल्ड इंटेंसिव वर्कशॉप अटेंड की, तो इट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट विद म्यूज़िक। सो बीइंग अ पैशनेट डांसर माई सेल्फ मैम, तो इट हैज़ हेल्प मी सो मच। मुझे पहले मैंने डांस क्लासेस से स्पेशल बच्चों को डांस क्लासेस स्टार्ट की, बिकॉज मुझे लगा कहीं ना कहीं हम लोग इतने दुख में चले गए जाते हैं विद डिसेबिलिटी, नॉट ओनली द चाइल्ड बट द पेरेंट्स। बिकॉज मेरे पास एक हेयरिंग इम्पेयर्ड लड़की थी मैम, वो इतनी सैड रहती थी, वो इतनी मतलब बहुत सुंदर, बहुत प्यारी थी। मुझे लगता था उस एज में, बहुत छोटी थी मैं, 5-7 ईयर्स की, मुझे लगता था उस एज में उसे बहुत हैप्पी गर्ल होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो एक वो रहते हैं कि हाँ बच्चे में दिक्कत है, तो वो बहुत सैड। तो मैंने मैम डांस क्लासेस से शुरू किया, एंड जब मुझे ऑटिज़म मूवमेंट थेरेपी पता चली, तो आई इंक्लूडेड दिस थेरेपी into my dance classes, and it really benefited because मैम ये US based therapy पूरा था, एंड इसमें मैम वेकिंग ऑफ द ब्रेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड होता है कि किस तरीके से बच्चे जो ब्रेन है उसको और अटेंटिव है ना, और जो उसका सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस के साथ वो अटेंटिव फोकस ज़्यादा दिखा पाए, कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाए बच्चा। सो जैसे मैम आप सभी जानते हो हाउ डांस इज़ इट इज़ हीलिंग एज वेल एज आपका बिल्कुल एकदम आपको नए जोश में ले आता है, मेंटली ऑल्सो। सो वो चीज़ मैम मैंने बच्चों में देखी, दे इम्प्रूव्ड, एटलीस्ट मैम दे वर स्माइलिंग, मतलब वो इतने खुश थे विद द म्यूज़िक। तो ऑटिज़म मूवमेंट में मैम नॉन लिरिकल म्यूज़िक के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चरल मैम डांस स्टेप्स होते हैं और इस तरीके से होता है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड बेनिफिशियल थेरेपी फॉर द चिल्ड्रन। सो फिर मैम आई इंक्लूडेड एवरीथिंग, मैंने फास्ट हाई पेस्ड म्यूज़िक एंड इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा। एंड मैम अपना डांस मैंने स्ट्रिक्टली स्पेशल नीड्स के लिए रखा, बिकॉज मैंने सबको ये बोला कि रेगुलर बच्चों के लिए तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, है ना मैम, दे हैव सो मेनी पीपल अराउंड देम, दे हैव सो वंडरफुल। नाम क्या है, किस नाम से बताइए? वैसे मैं डांस वर्क्स बाय अंबिका नाम से करती हूँ। मैंने कोविड में मैम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सेशंस लिए फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, एंड बच्चे इतने खुश थे, मदर्स इतने खुश थे, दे फेल्ट दे आर गेटिंग फिटर बिकॉज मैं मदर्स के लिए भी करती हूँ स्पेशल नीड्स, क्योंकि मैम मदर कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा अपने आप को खो देती है बच्चे के साथ, है ना। हम सभी मदर्स को देखते हैं, और फिर मैम स्पेशल नीड्स पे तो फिर वो इतना ज़्यादा थेरेपीज़ का प्रेशर आ जाता है, अपने बच्चे को ये सिखाना है वो सिखाना है। सो मैं उनको बोलती थी नहीं, दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो, तो आप भी खुश रहिए, एक्टिव रहिए, बिकॉज हमारी हेल्थ मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल, मेंटल एंड फिजिकल, बिकॉज अगर हम ही ढीले पड़ जाएंगे तो हमारे बच्चों को मैम फिर आगे कौन इतने अच्छे से देख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज़ वाई, तो मैम मेरा प्रोफेशन ही स्टार्ट हुआ डांस से, विच इज़ माई पैशन, बिकॉज मैम डांस ने मुझे बहुत हेल्प किया विद माई किड्स। जब मुझे डिसेबिलिटीज़ पता चली, जब मुझे मतलब डांस इज़ सो हीलिंग मैम, स्ट्रेस रिलीज़ तो होता ही है इससे। सो मुझे लगा कि जब मुझे इतना बेनिफिट है तो वाई नॉट औरों को भी मैं इस चीज़ को फील करवाऊं। बिल्कुल। और अगर कोई मदर आपसे जुड़ना चाहे, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर कोई मदर है, कैसे जुड़ेंगी वो आपसे? डेफिनेटली मैम, मैं अपनी डिटेल्स जैसे मेरे प्रोफाइल्स हैं इंटरनेट पे, सो वो मैं शेयर कर दूंगी। एंड अंबिका धस्माना, अंबिका बृथवाल धस्माना, एंड इंस्टाग्राम पे भी हैं, डांस के भी मेरे पेज। तो इस तरह के वैसे ज़्यादा, जैसे आप ये एक थेरेपी को लेकर आए हैं, तो इस तरह की कितनी और जगह पे लोगों को मिल सकती है इस तरह से फैसिलिटी? मैम देखिए, इंडिया में काफ़ी जगह आजकल तो मूवमेंट थेरेपी फिर भी काफ़ी आ गई है, एंड देन देयर आर सर्टेन सेंटर्स जो ये कोर्सेज कराते हैं।
तो वो आपको दिख जाएगा, बट फिर भी हैंडफुल, बिकॉज मैम कहीं ना कहीं मैंने देखा कि पैशन को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, ये चीज़ें एक सेकंड उसमें होती है, लोगों को लगता है कि हाँ पहले बच्चा पढ़ ले और फिर, बट मैम हैप्पीनेस क्वेश्चन इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने बच्चों को और कुछ सिखाया ना, बट मैम हैप्पी रहना और कॉन्फिडेंट रहना ज़रूर सिखाया बीइंग अ मदर, सो दैट इज़ देयर। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ना। आप आज आप एक रोल मॉडल हैं उन सभी माँओं के लिए कि जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्यों जेनिफर, क्या कहोगे इस बारे में? ऑनेस्टली बहुत इंस्पायरिंग है मैम एक्चुअली। थैंक यू सो मच। बट मुझे लगता है मैम हर मदर इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मेरे को लगता है मैम एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ स्टोरी टू शेयर, है ना। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रगल से आया है। कुछ स्ट्रगल ज़्यादा दिखते हैं तो वो है, बट एवरीबडी हैज़ द डिवाइन पावर इन देम। और अपनी पावर को मैम इम्प्रूव करिए, अपने एक चैनल बनाइए। मैं मदर्स को भी कहना चाहती हूँ कि अपने आप को खो मत दीजिए डिसेबिलिटी के लिए। बच्चा इंपॉर्टेंट है, बट आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप भी अगर बेटर होगे तभी वो बच्चा भी खुश तभी कर पाएंगे। सही बात है। अपने आप को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मत डुबा दीजिए कि आपको लगे बस लाइफ यहीं एंड है। कहीं ना कहीं अपने पैशंस ढूंढिए, अपने आप को हेल्प कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, है ना, एंड फील गुड। बिकॉज अगर हैप्पी मदर है तो मैम बच्चा भी तभी कॉन्फिडेंट होता है। अगर बच्चा एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बिल्कुल अच्छे से डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, माँ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके साथ अगर और भी जिम्मेदारियाँ माँ पर हो तो फिर तो वो सच में ही जो हम गॉडेस वाला जो संज्ञा दी जाती है वो आ जाती है। सुपर वुमन जी ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और उम्मीद है कि इस शो को सुनकर जो काफ़ी लोगों को, काफ़ी पेरेंट्स को फ़ायदा होगा अपनी लाइफ को आगे ले जाने का, और आपसे इंस्पिरेशन बहुत मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। आई एम ट्रूली, आज आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड जैसे कि जेनिफर इज सो गुड, विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद भी शी इज़ डूइंग सो गुड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ जो बच्चे इतना संघर्ष करके भी इतना अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट हम सोसाइटी में देखना चाहते हैं मैम। हमें बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं चाहिए, है ना जेनिफर? यस मैम, वी आर इक्वलेंट, एंड हमें बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए सोसाइटी में। एंड जैसे मेरे स्कूल का बहुत अच्छा मोटो है, दया नहीं सहयोग। सो एक्चुअली हमें सहयोग चाहिए, है ना, सपोर्ट। बिल्कुल। और आप अभी एक सक्सेस स्टोरी भी कुछ शेयर कर रहे थे। हाँ जी, सक्सेस स्टोरीज़ मैम मैंने ऑटिज़म फील्ड में काफ़ी अच्छा देखा है। कुछ बच्चे पहले तो मैम मुझे सक्सेस ये भी लगता है कि अगर बच्चा अपने चैलेंजेस से भी उभर पा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट एंड थेरेपिस्ट, तो वो भी इटसेल्फ इज़ अ सक्सेस, यू नो। विद एज अगर उसका कोई बिहेवियर ऐसा है डिफ़िकल्ट, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉयलेट ट्रेनिंग भी है, वो भी अगर वो कर पा रहा है तो इटसेल्फ इज़ अ सक्सेस फॉर पेरेंट्स। बट स्टिल मैम ऑटिज़म में हमने देखा है, एक हमारा रिसेंटली 23 ईयर्स को ओल्ड का एक बच्चा मैम फैशन मॉडल है, इज़ वेरी गुड लुकिंग। येस, ऑटिज़म में देखा गया बच्चे काफ़ी गुड लुकिंग एंड दे आर गुड टू विद द वे दे कंडक्ट, अगर वो सेटल विद थेरेपीज़ हैं तो। एंड देन वी हैव फ्यू इंजीनियर्स, किसी ने एक डॉक्टर MBBS भी क्लियर किया है। सो इट डिपेंड्स किस लेवल पे आपका ऑटिज़म है। बट येस मैम, होपफुल हर पेरेंट को होना चाहिए। यू नेवर नो, जितना आप मेहनत करोगे उतना बच्चे अच्छा रिजल्ट आता है। एंड ऑल्सो मैम कुछ मदर्स बच्चों को हेल्प करते हुए, जैसे ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करा, ज्वेलरी मेकिंग बच्चे करते हैं, ऑनलाइन हम देख सकते हैं, अब्रॉड में भी बच्चे लोग उन्हें ख़रीद रहे हैं। इस तरीके से चॉकलेट मेकिंग के बिज़नेस में कुछ मेरे नोन हैं, दे आर देयर। देन तो मैम इस तरीके से वोकेशनल कोर्सेज धीरे धीरे हम सिखा के काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हमने सुनी है ऑटिज़म फील्ड में। और जिस तरह से मैंने आपको बोला कि अब मैम इतनी अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे कि वी शुड नॉट लूज़ होप। कहीं ना कहीं हमारा बच्चा कहीं ना कहीं एक ट्रैक में आ जाएगा। एंड वी हैव मेनी सेंटर्स, जैसे हमने बात की कि ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सेंटर्स भी अब मैम काम कर रहे हैं ऑटिज़म पे। एक्शन फॉर ऑटिज़म है, देहरादून में भी हमारे काफ़ी सेंटर्स हैं who are actually working very good for the disability, especially with autistics. So everything is available on net, and you know,
थिंग्स लाइक दैट। बाकी हम जैसे लोग तो हैं, वी कैन ऑलवेज बिल्कुल कनेक्ट। बिल्कुल, यस। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है, इतनी इन्फॉर्मेशंस दी हैं। यू आर अ इंस्पिरेशन, लाइक ऑनेस्टली बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बहुत करेज है कि आप इतनी, मतलब बीइंग अ मदर इटसेल्फ आप इतनी स्ट्रेंथ दिखाते हो, एंड यू आर डूइंग सो मच इन अ स्पेशल फील्ड। आप एज अ प्रिंसिपल भी हो, तो यू आर डूइंग वेरी मच। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशंस। एंड इन द एंड मैं हमारे लिसनर्स को यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, कोई भी डिसेबिलिटी या डिज़ॉर्डर किसी भी व्यक्ति से उनका, मतलब सोसाइटी में सम्मान नहीं छीनता है। जस्ट अगर हम थोड़ा पेशेंस, प्यार एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम वैसे ही टैकल हो ही जाती है। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रोग्राम सुनने के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हलो दून।